हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स के दो मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोरोना का बहाना लेकर आप फ्री मत बैठिए, क्योंकि इस कोरोना आप करते रह जाएंगे और आपकी पढ़ाई होगी नहीं। तो ऐसे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जो लगातार अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर बैठे हैं। ठीक है, तो कोरोना का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहें। इस चैनल पर आपको फिजिक्स का पूरा कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। सो गाइज, कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द। तो ये हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वहाँ पे लगने वाला जो टॉर्क है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर की, ठीक है, और उसके थीटा एंगल बनाकर हमने एक डाइपोल को कंसिडर किया। क्लियर? डाइपोल आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं बट उनके साइन अपोजिट होते हैं और दोनों चार्ज 2a डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। क्लियर है? तो यहां आप सोच के देखो, जब एक चार्ज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होता है। सोचो कि जब एक चार्ज जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्लियर है? यानी कि एक बार मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? Q इंटू ई। तो यहाँ पे जब एक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्लियर है? तो यहाँ देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स एग्जेक्ट होता है। क्लियर है? तो यहाँ प्लस Q चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? और फोर्स कैसा लगेगा? Q इंटू ई। क्लियर है? तो सेम जो चार्ज यहाँ पे हमारे पास जो माइनस Q चार्ज है उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है और इनवर्ड जहाँ होगी उस डायरेक्शन में फोर्स होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा? QE। क्लियर है यहाँ तक? देखो, जितने मैग्नीट्यूड में ये फोर्स लग रहा है उतने मैग्नीट्यूड में ये वाला फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो यहां पर इसको F1 कंसीडर कर लो, इसको F2 कंसीडर कर लो। क्लियर है भाई? तो इस डाइपोल के ऊपर अगर हम नेट फोर्स की बात करें, इस डाइपोल के ऊपर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स क्या होगा इस डाइपोल के ऊपर? बताओ, इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भैया आज तो। नेट के लिए क्या कर दें भाई? इन दोनों को ऐड कर दें। क्लियर है? या फिर ये मान लो कि देखो, दो तरीके से बताता हूं मैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है। क्लियर है? अगर मैग्नीट्यूड में बराबर है तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका सब्सट्रैक्शन क्या, इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0। क्लियर है? यानी कि अगर F1 हमारे पास क्या है? QE माइनस F2 क्या है? QE। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है तो हमें नेट फोर्स क्या मिला डाइपोल के ऊपर? 0। क्लियर है? आप ऐसे भी मान सकते हो कि F1 क्या है हमारे पास? QE। F2 देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए आप इसको माइनस QE कंसीडर कर लो। F1 के अपोजिट है तो इसको माइनस QE डायरेक्शन में अपोजिट कर लो। तो टोटल फोर्स क्या होगा? दोनों फोर्स को ऐड कर दो, F1 इजिकल टू F2। तो क्या आ गया? QE। F2 क्या है? माइनस QE, तो माइनस QE, तो नेट फोर्स क्या आ गया? 0। यानी जब दो मैग्नीट्यूड, सीधी आप सीधे समझ सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है, कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस डाइपोल के ऊपर जो नेट चार्ज बचेगा वो क्या बचेगा? 0। क्लियर है? तो यहां पर देखो, हमारे पास नेट फोर्स क्या आ गया? 0। यानी सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगे तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गया? यहां पे 0। क्लियर है भाई? नेट फोर्स 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डाइपोल है ये लीनियर मोशन नहीं देगा। देखो, ये जो डाइपोल है ना वो लीनियर मोशन नहीं देगा, ना तो ये इस डायरेक्शन में जा सकता, ना इस डायरेक्शन में, ना ये ऊपर ना नीचे।
क्यों? क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड फोर्स इनको खींच रहे हैं। क्लियर है? तो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अगर लग रहे हैं तो ये लीनियर मोशन करने की बजाय रोटेट करना शुरू करेगा, क्योंकि इसके इस वाले पॉइंट पे यानी प्लस क्यू चार्ज वाले हिस्से में फोर्स यहाँ लग रहा है और इस वाले में यहाँ लग रहा है, तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। क्लियर है? और जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और वही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? कर लोगे? देखो आगे, देखो कैसे करना है इसको। देखो आगे कैसे करना है इसको। F2 F1 फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिए, तो यहां पर देखो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा? टॉर्क हमें फाइंड आउट करना, टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख नहीं रही है ना, तो आपको माननी पड़ेगी। तो मान लो, कैसे मानोगे? देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कंसीडर करनी है? जहां फोर्स लग रहा है, जहां से फोर्स लग रहा है। क्लियर है? और जिसके अलोंग लग रहा है, जिसके अलोंग लग रहा है, तो वो हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस चार से कंसीडर करो तो इस चार से इस तरीके से कंसीडर कर लो कि जहां से फोर्स लग रहा है ये वाला और जिसके अलोंग लग रहा है वो ये वाला। क्लियर है? तो ये हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक हमारी डिस्टेंस है 2a और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हो गई x। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो गई, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूं? x। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूं? x। क्लियर है? तो टॉर्क क्या होगा हमारे पास? फोर्स क्या है? q इंटू ई इंटू में x क्या है? x हमें फाइंड आउट करना है, x हमारे पास है ही नहीं, है ना। यहाँ पर हमारे पास 2a है और यहाँ पर x है, तो x और 2a का रिलेशन हम किससे निकालते हैं? x और 2a का रिलेशन हम किससे निकालते हैं? साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर क्या है भाई? x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 2a साइन ऑफ थीटा। तो इस x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो टॉर्क मेरे पास क्या आया? टॉर्क आया QE 2a साइन ऑफ थीटा। 2a साइन ऑफ थीटा। बोलो यहां तक क्लियर है भाई? बोलो यहां पे टॉर्क क्या आया भाई? 2e QE 2a साइन ऑफ थीटा। अब जरा सोच के बताओ, मैं बार बार बता चुका कि डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम उसको किससे लिखते हैं? P से। हम उसको किससे लिखते हैं भाई? P से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2a। तो यहाँ Q इंटू 2a क्या बन गया? P। तो टॉर्क क्या है हमारे पास? PE साइन ऑफ थीटा। बोलो क्लियर है भाई? अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखें तो इसको इस तरीके से लिख दें, साइन थीटा को हटाते हैं तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है हमेशा। क्लियर है? कोस होता है तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है? तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और वैसे हमारे पास टॉर्क क्या आया मैग्नीट्यूड में? PE साइन ऑफ थीटा। नोट कर लो भाई इस चीज़ को, है ना। अब देखो इसके कुछ स्पेशल केसेज हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेज हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या क्या केसेज है भाई? अगर सपोज करो कि अगर ये डाइपोल, ये जो डाइपोल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए, यानी कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो यहां आ जाए और माइनस क्यू यहां, यानी कि ये थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए। तो थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो, तो मेरे पास टॉर्क भी क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि अगर थीटा हमारे पास जीरो हो गया तो टॉर्क हमारे पास क्या आ गया? जीरो। और नेट फोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे? वो भी ऑलरेडी जीरो। नेट फोर्स क्या है? हमेशा हमारे पास ऑलरेडी जीरो। ठीक है? दूसरे केस की अगर हम बात करें, देखो डाइपोल इसके अलोंग आ गया था, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैं यहाँ पे बना देकर दिखा देता हूँ एक बार आपको कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इसी के अलोंग ही डाइपोल मोमेंट आ जाए, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट इसके अलोंग होगा, यानी ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, जीरो। ये जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ आ गया, तो थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा जीरो तो साइन जीरो, तो टॉर्क क्या आ गया, जीरो। क्लियर है भाई। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है भाई। यानी कि जब थीटा जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे उस कंडीशन को। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो। क्लियर है। तो यहां पर देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये डाइपोल जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग स्टेबल होना चाहता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग स्टेबल होना चाहता है। क्लियर है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है भाई। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कर करके इस तरह आ जाए, यानी कि ये जो प्लस क्यू वाला जो पॉइंट है ये ऐसे रोटेट करके ऐसे आ जाए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। यानी कि अब थीटा जो हमारे पास वो इस तरीके से हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा बताओ। अगर ये घूम के यहाँ आ जाए तो यानी प्लस क्यू पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, यानी कि हमारे पास थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो हमारे पास क्या आया भाई, थीटा जीरो था। जीरो कब था थीटा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है। तो इतना ही और घुमा दिया तो थीटा कितना होगा, 180। तो थीटा 180, तो लगने वाला जो टॉर्क है वो क्या होगा, साइन 180 जीरो, तो वहां पे टॉर्क क्या होगा, जीरो। यानी कि अब की बार डाइपोल जो है वो अनस्टेबल हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके अपोजिट अनस्टेबल होना चाहता है। क्लियर है। तो यहां पे इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कर लोगे भाई। थीटा जब जीरो हो तो टॉर्क जीरो होगा, तो उस वाली कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा जीरो होने का मतलब वो स्टेबल होना चाहता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। क्लियर है। 180 है तो मतलब उस वाली कंडीशन को अनस्टेबल बोलेंगे। ठीक है। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं, यहां अगर थीटा को हम 90 डिग्री कर दें तो हमारे पास टॉर्क क्या आएगा, है ना। सीधी सीधी कंडीशन सोच लो कि हमें टॉर्क मैक्सिमम चाहिए। टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डाइपोल जो है ये कह रहा है थीटा 90 डिग्री कर दें, तो डाइपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे कर दें, परपेंडिकुलर कर दें। थीटा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग 90 डिग्री, तो थीटा 90 मतलब साइन 90 1, तो टॉर्क क्या बचा, पीई। हमारे पास टॉर्क क्या बचा, पीई। यानी यहां जो टॉर्क मिलेगा ना वो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। क्लियर है। तो यहां पे आप एक नंबर का क्वेश्चन करो कि अगर हमें टॉर्क मैक्सिमम चाहिए और डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर है। साइन 90 होके 1 हो जाएगा और टॉर्क यहाँ पर पीई आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये था टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है भाई। तो यहाँ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। टॉर्क आपने कवर कर लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और अब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, यानी इस डाइपोल की जो है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो पढ़ेंगे। क्लियर है। टॉर्क हमने कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं जी, यानी कि डाइपोल के ऊपर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है डाइपोल की। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, देखो आपने अब तक पढ़ लिया कि टॉर्क जो है वो रोटेट करेगा। टॉर्क रोटेट करेगा मतलब इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, इसका इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। क्लियर है। अगर हम इस डाइपोल के ऊपर कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सटर्नल टॉर्क लगा दें, अगर हम इस डाइपोल के ऊपर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सटर्नल टॉर्क लगा दें तो क्या होगा, यानी कि सपोज करो मैंने इसके ऊपर है ना एक्सटर्नल टॉर्क लगा दिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कुछ इस तरीके से लगा दिया, तो डाइपोल कुछ इस तरीके से होगा। देखो क्लियर है भाई। यानी कि कुछ इस तरीके से होगा डाइपोल। इसके ऊपर मैंने
स्मॉल टॉर्क लगा दिया, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क लगाया। क्लियर है। और ये जो मैंने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया वो कितने डिस्प्लेसमेंट के साथ लगाया? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं डी थीटा मान लूँ भाई। क्लियर है। यानी डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया। तो वहां पर क्या हुआ, देखो अगर मैं, हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी? पीई साइन ऑफ थीटा, याद रखना इसको, है ना। देखो यहां पर कि डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, तो वहां पर जो हुआ वो मुझे स्मॉल वर्क डन मिला। वहां पर मुझे स्मॉल वर्क डन मिला। नोट कर लो इस चीज को कि स्मॉल वर्क डन क्यों मिला, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमेशा वर्क डन स्टोर होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमेशा वर्क डन स्टोर होता है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया तो हमें स्मॉल वर्क डन मिला। क्लियर है। अगर टोटल वर्क डन हम निकालें तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करो। अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो इसका इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, जो टोटल वर्क डन आ गया W, और यहाँ पर क्या आया? टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या है? पीई साइन ऑफ थीटा। तो पीई को मैं बाहर ले लूँ, कांस्टेंट है भाई, डाइपोल मोमेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू रखी है मैंने पीई साइन ऑफ थीटा। पीई को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, साइन थीटा को मैंने यहाँ लिख लिया। क्लियर है। इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ होगा? लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे थीटा की? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक रख लो, यानी इनिशियल थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो वर्क डन क्या मिला? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। क्लियर है। और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर है भाई। लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? वर्क डन क्या हुआ? पीई माइनस बाहर ले लूँ तो माइनस पीई कोस, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, यानी कि कोस अपर लिमिट क्या होगी? थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कोस थीटा 1। क्लियर है भाई। इतना तो सबको क्लियर होगा, कुछ भी नहीं था, है ना। हमने स्मॉल एंगल से टॉर्क को, डाइपोल को डिस्प्लेस किया था। क्लियर है। तो ये वर्क डन आ गया। और वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? मैंने अभी अभी बताया था, वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। नोट कर लो भाई इसको, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्लियर है। क्लियर है भाई। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। क्लियर है। सोचकर देखो, अगर मैं यहां थीटा 1 को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल यू जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंजमेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी U2 माइनस U1। क्लियर है। और किसके बराबर है वो? माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। क्लियर है। यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है U2 वो थीटा 2 के लिए, यानी कि वो जो थीटा 2 डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वो U2 है। थीटा 1 के लिए जो है वो कौन सी है? U1। क्लियर है। इस बात को नोट करो, मैं अभी बताता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर U1 को हम, अगर U1 में कोस थीटा 1 है, थीटा 1 को अगर हम 90 डिग्री कर दें, अगर थीटा 1 को 90 डिग्री कर दें, थीटा 2 को आप थीटा ही रख लो, थीटा 2 को आप थीटा ही मान लो। क्लियर है। तो थीटा 1 को अगर 90 डिग्री मानोगे तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी? 90। तो कोस 90 0, तो ये टर्म क्या हो गई? 0। तो हमें, हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बची? माइनस पीई कोस थीटा 2, माइनस पीई कोस थीटा 2, यानी ये U1 वाली पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई? 0। थीटा 1 को 90 रखा तो हमारे पास U2 जो बची उसको हम U कंसिडर कर लें। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या बची? माइनस पीई कोस थीटा 2। थीटा 2 को हमने थीटा मान रखा तो थीटा रख दिया। क्लियर है। यहाँ कोस है तो कोस के लिए हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट में, तो P डॉट ई माइनस P डॉट ई। क्लियर है भाई। ये हमारे पास कोस के लिए हमने डॉट यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे U हमारे पास क्या आ गया? माइनस P डॉट ई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप ध्यान रखना, ये डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। और इसके ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर है। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आई है तो उसको हम उसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी? जूल। उसकी यूनिट क्या होगी? जूल। क्लियर है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसलिए हमने वर्क डन निकाला। क्लियर है। इसीलिए हमने टॉर्क को थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आई होप आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टॉर्क भी हमने निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी भी हम फाइंड आउट कर चुके। इसके अलावा अगर आप डाइपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और बाकी की वीडियोज़ के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।